Hello everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Dr. Shal Pragya and today we will talk about functions of plasma membrane, or in other words we can say that we will talk about transport through cell membrane. प्लांट सेल को छोड़ दिया जाए तो सारे सेल में हम कह सकते हैं कि आउटर कवरिंग के रूप में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह एक इलास्टिक कवरिंग है और यह एक सेमी परमिएबल कवरिंग है। जैसे कि आप किसी घर में देखते हो कि घर के चारों ओर एक बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री से क्या होती है, एंट्री और एग्जिट। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जैसे घर में सब के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हुए कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स ही अंदर जा सकते हैं, ठीक उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री के रूप में आप कंसीडर कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बाउंड्री है एक सेल की, तो इस सेल के अंदर कौन से मटेरियल जाएंगे और सेल से बाहर कौन से मटेरियल निकलेंगे, ये सब कंट्रोल करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसे कंट्रोल करने के लिए यह चार तरह के एक स्पेसिफिक बेसिक मैकेनिज्म शो करती है। There are four basic mechanisms of transport through the cell membrane. To understand about the four basic mechanism, first of all we will have to understand some basic concepts, okay, some basic definitions that we have already studied in primary classes. So सॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन को समझने के लिए आप पहले एक एग्जांपल से समझो कि जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया, इस वाटर में आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर मिलाया, ठीक है। तो ये है आपका शुगर सब्सटेंस। शुगर को आपने मिक्स किया है वाटर में, एंड वाटर में क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे एक ग्लास वाटर लिया, वाटर को जब मिलाया तो ये जो शुगर सब्सटेंस आपने लिया है, ये शुगर सब्सटेंस है सॉल्यूट, है ना। शुगर सब्सटेंस है सॉल्यूट, एंड जो वाटर आपने ली है वह क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो एक शुगर सिरप बनता है उसे आप सॉल्यूशंस बोल सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि सॉल्यूट क्या है, जो किसी सॉल्वेंट में घुल जाए, ठीक है। सॉल्यूट इज द सब्सटेंस बीइंग डिजॉल्व्ड, एंड सॉल्वेंट क्या है, तो वैसे सब्सटेंस जो सॉल्यूट को अपने में घुला दें उसे सॉल्वेंट कहेंगे। सब्सटेंस दैट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, है ना, जो सॉल्यूट को खुद में घुला ले। यहाँ पर आप इसके पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्वेंट लिया गया और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को दिखाया गया, और जब जो शुगर सिरप या सॉल्ट सिरप बन गया है उसे आप कह सकते हो कि सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, है ना। वही सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो सब्सटेंस बने उसे आप सॉल्यूशन कह सकते हो। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि जैसे एक सॉल्वेंट लिया गया, उस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाई के लिए गए। अब यह जो डाई है वह एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड कर रही है ना। यहाँ पे देखो डाई की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि डाई क्या है, जहाँ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड थे डाई, वो अब धीरे धीरे स्प्रेड करके पूरे में फैलने लगे हैं। और थर्ड वाले पिक्चर में आप देखो कि यह पूरी तरह से स्प्रेड कर चुके हैं ना, डाई डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले डाई एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड थे, फिर वो धीरे धीरे पूरे वाटर बॉडी में डिस्पर्स्ड कर गए, और इससे ये समझ सकते हो कि सब्सटेंस क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेड हो गए, या फिर आप कहो फैल गए पूरे में, है ना। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन समझना है, और ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिफ्यूजन क्या होता है। जो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म था हम लोग उसको समझेंगे, दैट इज डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So diffusion is the net movement of molecules from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration.
किसी भी सब्सटेंस को जो एक जगह पर अपने बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, वह वहाँ से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। आपने अभी प्रीवियस स्लाइड पर देखा था, मैंने आपको डाई वाला एग्जाम्पल दिया था कि जब डाई एक जगह पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, वह उस जगह से निकलकर जहाँ पर डाई की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ पर फैल जाते हैं। तो ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने कहा डिफ्यूजन, है ना। सो इन डिफ्यूजन व्हाट हैपेंस, द मॉलिक्यूल्स विल मूव डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर ग्रेडियंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस है उसे आपने कहा ग्रेडियंट। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, मूवमेंट फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसे ही आप कहोगे डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन ग्रेडियंट और अप हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट, ये बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी आप देख सकते हो, या कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा अप हिल मूवमेंट हुआ, डाउन हिल मूवमेंट हुआ। तो इसको समझने के लिए आप देखो, एक अगर हिल को देखा जाए तो हिल के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है और इस पर्सन को नीचे की ओर जाना है, तो अब ये पर्सन जो नीचे की ओर जाएगा इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या फिर एक पर्सन जो नीचे खड़ा है इसको ऊपर की ओर जाना है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आप लोग बता सकते हो। तो देखो, ऊपर से नीचे जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि कम लगेगी? ऑब्वियसली कम एनर्जी लगेगी ऊपर से नीचे जाने में। लेकिन नीचे से अगर किसी पर्सन को ऊपर की ओर चढ़ाई करनी है तो जाहिर है इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट जो कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आप ऊपर को मान लो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और नीचे की तरफ को मानो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो जब मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी, ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहेंगे डाउन हिल मूवमेंट। और जब मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पहाड़ के नीचे से ऊपर की ओर हो रही हो, तो उसे कहेंगे अपहिल मूवमेंट। और जाहिर है अपहिल मूवमेंट में ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू डाउनहिल मूवमेंट। नेक्स्ट वी विल सी दैट मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के पास खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो मूव करते हैं, विच मेक्स दैम मूव अबाउट रैंडमली। Next, as a result of diffusion, molecules reach on equilibrium. इस मूवमेंट से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक इक्विलिब्रियम के स्टेट को हासिल करते हैं, मतलब सारे जगह पर मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगे। अब कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह जाएगा। तो जब मूवमेंट हो, आपने जो पहली स्लाइड में देखी है आप देख सकते हो, तो उसमें क्या देखा आपने कि जब मूवमेंट हुई, मूवमेंट के कारण क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पर सेम हो गई। इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पर क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर ज़्यादा है, यहाँ भी देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बीच में। लेकिन थर्ड जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हो कि पूरे वाटर बॉडी में जो डाई के मॉलिक्यूल्स थे वो स्प्रेड हो चुके हैं, डिस्पर्स्ड हो चुके हैं ना। तो इस तरह से आप देखते हो कि डिफ्यूज़न जो होती है, डिफ्यूज़न के थ्रू जो मूवमेंट होती है उसमें एक समय ऐसा आता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस रहता ही नहीं है और इक्विलिब्रियम स्टेट की प्राप्ति होती है, जिसमें कि क्या हो जाता है, वेयर दे आर evenly spread out. This is when there is no net movement of molecules from either side. यह एक ऐसा समय होता है जबकि नेट मूवमेंट रुक जाती है। हमेशा याद रखना, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी तो वहाँ पर नेट मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ना कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर है ना ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो नेट मूवमेंट भी रुक जाएगी मॉलिक्यूल्स की। अब डिफ्यूज़न हम लोग डिस्कस करेंगे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर किसी सब्सटेंस की, यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ये आउटसाइड है, आप आउटसाइड देख सकते हो, और ये इनसाइड है ना। तो आउटसाइड में क्या देख रहे हो आप, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड देखो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवमेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कंफर्टेबली होगी, जहाँ ज़्यादा होगा वहीं से तो कम की तरफ आएगा सब्सटेंस। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी वो किधर से किधर की ओर होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये होगी, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर की ओर आएगा। डिफ्यूज़न को शो करने के लिए ये भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया स्लाइड है, जिससे आप समझ सकते हो कि डिफ्यूज़न में कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इस स्लाइड में आप देखो कि यहाँ पर डिफ्यूज़न की कलर एक ही हो जाने के कारण आप लोगों को परेशानी होगी, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ अपने पेन की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है कि कोई सब्सटेंस है जो कि इस साइड पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस साइड यू कैन सी देर इज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तो वो सब्सटेंस के एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर सॉल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसके डायरेक्शन को देखा जाए, तो अब आप लोग क्लियरली बोल सकते हो कि डायरेक्शन क्या होगी, इस मूवमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि राइट साइड में उसके कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विल बी लेफ्ट टू राइट, एंड मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया। ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंस, जो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है यही तो वजह है मूवमेंट की। तो इस तरह से आपको डिफ्यूज़न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चाहे डिफ्यूज़न प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो या फिर डिफ्यूज़न आप अपने चारों ओर भी देख सकते हो। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक रूम है, उस रूम में क्या है, ये आपका कमरा है ना, इस कमरे के एक कॉर्नर पर आपने सपोज़ कोई परफ्यूम स्प्रे किया है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि इस कॉर्नर में जो पर्सन है वो भी इस परफ्यूम के स्मेल को फील कर पाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल धीरे 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 पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाना है। तो यहाँ पर क्या है, स्प्रेड जो हो रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में कोई बैरियर नहीं है, कोई भी रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है जो कि यहाँ से परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को उस कॉर्नर में जाने के लिए रोक सके। लेकिन अगर एक सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है ना कि यह एक बैरियर की तरह काम करता है। अगर कोई सेल है तो सेल से के बाहर अगर कोई सब्सटेंस है और वह सेल के अंदर आना चाहता है, तो आप सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की ओर जाने के लिए यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है ना। तो यहाँ आप जब सिंपल परफ्यूम वाले एग्जाम्पल को लेते हो तो वहाँ पर बैरियर नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो बैरियर की तरह काम कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो डिफ्यूज़न होगा उसके लिए बैरियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डिफ्यूज़न कैन बी सीन एवरीवेयर, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रही है तो आप उसे डिफ्यूज़न कह सकते हो। परफ्यूम वाले एग्जाम्पल में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं था। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो कि जो डिफ्यूज़न हो रही है वह एक बैरियर से होकर गुजरेगी। इस साइड में आप देख सकते हो, एक मिनट में अपने पेन सेलेक्ट कर लूँ। इस साइड में आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, लेकिन इस साइड में आप देखो कि मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब अगर इनसाइड ऑफ द सेल, यहाँ पे इनसाइड शो किया गया है, ये है आउटसाइड ऑफ द सेल। तो अगर इनसाइड ऑफ द सेल से कोई सब्सटेंस बाहर की ओर जाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल, तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर
कब गुजरेंगे, जबकि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अगर इसे साइड ए बोलो और ये साइड बी है, तो साइड ए में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं जबकि साइड बी में नहीं है, तो मूवमेंट हमेशा साइड ए से साइड बी की ओर होगी। लेकिन इस मूवमेंट में आप देख सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड बोले तो छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स पाए जा रहे हैं, और इस पोर्स से होकर अगर कोई सब्सटेंस पास करना चाहेगी तो जाहिर है उसके साइज पर भी डिपेंड करना होगा। अगर छोटे साइज हैं जो कि पोर्स से होकर पास कर जाएंगे, लेकिन जो बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर यहाँ दो सब्सटेंस हैं, दो सॉल्यूट हैं, और दोनों सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, लेकिन क्या है कि सॉल्यूट की साइज पर अगर बात की जाए तो सॉल्यूट ए, अगर आप ग्रीन मॉलिक्यूल्स को मानते हो और सॉल्यूट बी जो है, सॉल्यूट ए है और सॉल्यूट बी है, तो आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट बी यानी ऑरेंज मॉलिक्यूल्स इससे आसानी से पास कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से होकर, इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट ए। सो अब देखो कि ऑरेंज मॉलिक्यूल्स आसानी से सेल मेम्ब्रेन से होकर पार करने लगे, और यही तो है डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन। और कुछ समय बाद आप देखो कि जो ऑरेंज मॉलिक्यूल्स हैं वह दोनों तरफ इक्वल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, पास करते जाएंगे, और ये कब तक पास करेंगे? ये तभी तक पास करेंगे जब तक कि दोनों साइड में ऑरेंज मॉलिक्यूल सेम ना हो जाए, उनके नंबर सेम ना हो जाए, और इसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। और आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट मूवमेंट विल स्टॉप। उसके बाद कोई भी नेट मूवमेंट नहीं देखी जा सकती, क्योंकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम स्टेट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए हैं। अब कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। So till now you have seen that how molecules cross the cell membrane, है ना। And diffusion, what is diffusion? Molecules move constantly and randomly. Over time they will distribute themselves evenly. Small hydrophobic molecules can diffuse in and diffuse out of the cell. अब देखो यहाँ पर बात कर दी गई किस चीज़ की? स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या होती है इसको जानना जरूरी हो गया है ना। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ही सेल के बाहर जा सकते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या है? तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स से समझो ये दो टर्म से बने हैं, हाइड्रो एंड फोबिक, है ना। हाइड्रो वर्ड मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। सो अगर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग सब्सटेंस, एंड फिलिक मतलब वाटर लविंग सब्सटेंस। तो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ही डिफ्यूज कर सकते हैं सेल के बाहर, है ना। तो क्यों हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे सेल के बाहर? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना है लिपिड का, और लिपिड के साथ साथ इसमें कुछ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस भी हैं, तो इसलिए देख सकते हो आप लिपिड का बना है। पहले वीडियो में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाया गया था। तो इतना याद रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो अपने आप में वैसे को ही घुला सकता है ना। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है तो अपने से होकर किसको जाने देगा? हाइड्रोफोबिक वाले को, अपनी जात बिरादरी वाले को वो जाने देगा, है ना। और जिसे वो जानता ही नहीं है तो उसको होकर अपने से नहीं गुजरने देगा। तो इसलिए कहा गया है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स को कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने से होकर गुजरने देगी आसानी से। वैसे तो वाटर लविंग सब्सटेंस भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। तो अभी आपने डिफ्यूजन जो पढ़ा वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा, है ना। तो देखो इस पिक्चर में देख रहे हो कि सेल के
अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर सेल के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेल के बाहर से चाहे अंदर जाना हो मॉलिक्यूल्स को या फिर अंदर से बाहर आना हो, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो ये अपने से होकर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को गुजरने देगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, सब्सटेंस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर जा पाएंगे। लेकिन कितने सब्सटेंस जा पाएंगे, तो सिर्फ आधे मॉलिक्यूल्स ही बाहर की ओर जा पाएंगे, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल्स जब बाहर चले जाएंगे तो दोनों अंदर और बाहर में एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी और उसके बाद नेट मूवमेंट रुक जाएगी, है ना। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. In this slide you can see that how molecules cross the membrane. और ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूज़न. सो डिफ्यूज़न में देखो मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर जा चुके हैं और बाहर से मॉलिक्यूल्स भीतर की ओर भी. इस डायग्राम में आपने देखा था कि इसके बाहर मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पर एंट्री हो चुकी है मॉलिक्यूल्स की. और जो पहले वाले डायग्राम थे उनमें सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था मॉलिक्यूल्स का और यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं. अब अंदर और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो चुकी है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न आप लोग समझ चुके हो किसे कहते हैं. अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न, है ना. तो डिफ्यूज़न अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन बात करें तो ये दो टाइप से होती है, सिंपल डिफ्यूज़न एंड चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न. अब एक एक करके सिंपल डिफ्यूज़न और चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो देखो, लिपोफिलिक सब्सटेंस, लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग सब्सटेंस. जो लिपिड टाइप के सब्सटेंस होंगे, ऑयली सब्सटेंस होंगे, वो क्या है, कैन एंटर द सेल ईजिली बिकॉज दे डिफ्यूज थ्रू द लिपिड प्रोटीन, है ना. लिपिड प्रोटीन से होकर वो आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं. इसलिए जो भी लिपोफिलिक सब्सटेंस होंगे या फिर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग. तो वाटर हेटिंग आप देख सकते हो, जब ऑयल को, घी को पानी में डालोगे तो वो एकदम सेपरेटेड रहते हैं, वो आपस में मिंगल नहीं करते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, है ना. तो जब मिक्स नहीं कर पाते हैं तो समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे से हेटिंग सब्सटेंस हैं. वाटर हेटिंग सब्सटेंस आप लिपिड या फैट को कह सकते हो. तो जब लिपिड और फैट वाटर हेटिंग है तो वो लिपोफिलिक होंगे, लिपिड लविंग सब्सटेंस होंगे. और लिपिड लविंग सब्सटेंस आसानी से सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं. कारण क्या है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खुद लिपिड की बनी हुई है. So examples are fatty acid, steroids, alcohol, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया. ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, तो वाटर हेटिंग सब्सटेंस हैं और ये सारे सब्सटेंस आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, है ना. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न. अब चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना. तो मेम्ब्रेन चैनल्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना. अब देखो, आपने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी आर से पार हो जाते हैं और ये जो बनी है यहाँ पर बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स भी हैं. तो फैट मॉलिक्यूल्स जो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में रहते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स के बाय लेयर मेम्ब्रेन है, यानी दो लेयर है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें बीच बीच में इंटीग्रेटेड है. और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, जो मेम्ब्रेन के आर पार जा रही है, यही आपकी मेम्ब्रेन चैनल को बनाएगी और मेम्ब्रेन चैनल से होकर जो सब्सटेंस गुजरेंगे वो क्या शो करेंगे, चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न. ठीक है. अब देखो, चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप देख सकते हो कि जो लिपोफिलिक सब्सटेंस हैं वो चैनल के थ्रू होके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वाटर हेटिंग सब्सटेंस है. तो वाटर हेटिंग सब्सटेंस है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये फॉस्फोलिपिड की बनी है और फॉस्फोलिपिड में दो पोर्शन होते हैं, एक ये हेड वाला पोर्शन और ये टेल वाला पोर्शन. ठीक है. तो टेल वाला जो पोर्शन होता है वो तो हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन जो हेड वाला पोर्शन है वो वाटर लविंग होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है. तो अगर आप बात करोगे हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से जिसे मेम्ब्रेन के आर पार जाना है, तो
फोबिक सब्सटेंस आपके टेल रीजन से तो होकर आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन जब हेड रीजन में आएंगे तो उनमें एक रिपल्सन होगी, वो एक दूसरे को अपने से होकर नहीं गुजरने देगी। तो ऐसे कंडीशन में एक चैनल बनाया गया, प्रोटीन चैनल है ना, और इस चैनल से होकर आसानी से सब्सटेंस गुजर जाएंगे। तो जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी प्रोटीन चैनल की ज़रूरत पड़ती है, ये और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे डिफ्यूज़न को कहा जाता है चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न। So this is used by ions, very small water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार जानी होती है तो वो चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। देन मच मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल डिफ्यूजन, और यह सिंपल डिफ्यूजन से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आर देयर इनफ चैनल अवेलेबल, क्या इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं कि उनसे होकर सब्सटेंस आसानी से अंदर बाहर जा सके? तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, और फिर बात करेंगे साइज एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि आप देख रहे थे कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है सब्सटेंसेस के एक पार से दूसरे पार जाने में, है ना। डिफ्यूज़न इज़ अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, सो डिफ्यूज़न इज़ अ पैसिव प्रोसेस। अभी आप डिफ्यूज़न के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हो, है ना, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये डिफ्यूज़न ही है, ना कि अदर जो मैकेनिज़्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन के वो है। तो देखो डिफ्यूज़न को कैसे पहचानोगे? तो डिफ्यूज़न में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी to move the molecules and they have a natural kinetic energy. molecules के पास अपने खुद की kinetic energy होगी और वो move करेंगे along with the concentration gradient. यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरह के मूवमेंट है ना, एक जो बिना चैनल के मूव कर रही है। यहाँ पे देखो ये जो येलो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो है इनसाइड ऑफ द सेल क्या है, कम है, आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। आपको मैंने बताया है कि मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर होती है, इसलिए बाहर से भीतर की ओर मूवमेंट हो रही है ना, बाहर से मॉलिक्यूल्स भीतर की ओर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज मोर इन कंपैरिजन टू इनसाइड ऑफ द सेल, और इस तरह से ये बिना चैनल के हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। जबकि इस फेज में आप देखो यहाँ पर चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल्स बाहर से भीतर आ रहे हैं, तो ऐसे डिफ्यूजन को कहेंगे चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन। सो आई होप बोथ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वुड बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब डिफ्यूज़न के और डिफरेंट स्लाइड्स देखेंगे जिससे डिफ्यूज़न और अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके बाद संभवतः इस वीडियो में सिर्फ डिफ्यूज़न को ही मैं डिस्कस कर पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक फॉर शोइंग अदर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। सो अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है इन कंपैरिजन टू, एक मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के इस साइड ज़्यादा है और मेम्ब्रेन के इस साइड बहुत ही कम है ही नहीं, आप कह सकते हो। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात भी करो तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म के साइड जो है कम है मॉलिक्यूल्स। जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म। बीच में ये मेम्ब्रेन बैरियर है और इस मेम्ब्रेन से होकर ट्रांसपोर्टेशन होनी है। साइड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी आप क्लियरली समझ सकते हो कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रही है और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और चूंकि यह वाली डिफ्यूज़न किसी भी चैनल के थ्रू नहीं हो रही है इसलिए इसे हम लोग कहेंगे
सिंपल डिफ्यूज़न। अब यहाँ पर देख सकते हो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस टाइप की है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को शो कर रही है। क्यों यह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न शो कर रही है? क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं वो देखो एक मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू हो रही है। चैनल से होकर एक रास्ता बना हुआ है, टनल टाइप रास्ता बना हुआ है, जिससे होकर सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होगी उसके लिए जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे हमेशा ध्यान में रखना। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड सम विटामिन्स हैं, वो मेम्ब्रेन से होकर गुजर रहा है ना। मेम्ब्रेन से होकर कैसे गुजर रहा है? थ्रू चैनल। सो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज नोन एज चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसे फैसिलिटी मिली हुई है ना। कौन सी फैसिलिटी मिली हुई है? तो चैनल की फैसिलिटी मिली हुई है मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए। So we can say that channel mediated movement occurs down concentration gradient through a channel protein or ion चैनल। यहाँ पर चैनल प्रोटीन ये है और चैनल प्रोटीन से होकर ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। कैसे? तो down the concentration gradient means higher concentration to lower concentration. So the direction of movement will be from extracellular side to cytosolic side. Now we will discuss the factors that determine the rate of diffusion. What are the factors that determine the rate of diffusion? So there are mainly 4 factors. These are temperature, surface area, the types of molecules or ion diffusing, and the steepness of the concentration gradient. Already we have discussed these 4 factors, but separately if it comes in exam then you can write it. Okay, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब जितनी भी concentration gradient यानी कि concentration difference जितना ज़्यादा होगा, the bigger the difference between the two side of the membrane, the quicker the rate of diffusion. जितनी concentration difference होगी molecules की उतना ही ज़्यादा diffusion होगा. Then if we talk about temperature, higher temperature gives molecules or ion more kinetic energy. As I already discussed, डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मोर द टेम्परेचर और हाइयर द टेम्परेचर वी गिव it increases the kinetic energy more. Then if we talk about surface area, the greater the surface area, the faster the diffusion can take place. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न उतनी ही ज़्यादा होगी. This is because the more molecule or ions can cross the membrane at एनी मोमेंट, है ना. किसी एक मोमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा चैनल्स होंगे, है ना, या ज़्यादा उन्हें स्पेस मिलेगी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेड होने के लिए. सो मोर द सरफेस एरिया ग्रेटर द डिफ्यूज़न. Then we will talk about the types of molecules or ion diffusing. So टाइप्स तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो हाइड्रोफोबिक टाइप है या फिर हाइड्रोफिलिक टाइप है. कौन से टाइप की मॉलिक्यूल है इस पर भी डिफ्यूज़न डिपेंड करेगी. सो लार्जर मॉलिक्यूल्स नीड मोर एनर्जी टू गेट देम टू मूव, सो दे टेंड टू डिफ्यूज़ मोर स्लोली, है ना. जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एक मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और वो धीरे धीरे मूव करेंगे. जबकि अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तो वो आसानी से पार कर जाएंगे. Then polar molecules because they are soluble in non-polar phospholipid tails. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि like dissolves like, मैंने पहले ही कहा है. तो जो phospholipid tails हैं वो तो हाइड्रोफोबिक टाइप हैं और वो डिसॉल्व कर देते हैं हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को और वो सॉल्युबल होकर आसानी से गुजर जाते हैं. तो यही वजह है कि जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होंगे वह
आसानी से जा सकेंगे मेम्ब्रेन के पार। और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को आप कह सकते हो कि नॉन पोलर सब्सटेंस, और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होंगे वो पोलर सब्सटेंस होंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नॉन पोलर सब्सटेंस आसानी से पार करेंगे, या फिर आप हाइड्रोफोबिक भी बात करो तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस या नॉन पोलर सब्सटेंस आसानी से मेम्ब्रेन के पार जा पाएंगे। Now we should have an idea about the molecules that diffuse through the cell membrane। तो ये molecules कौन कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये पोलर सब्सटेंस है, ठीक है। तो पोलर है बट वेरी स्मॉल, सो डिफ्यूजेस क्विकली। ये पोलर होते हुए भी ये क्या है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए ये डिफ्यूज कर जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर तो पोलर है बट ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो डिफ्यूज क्विकली। ये बहुत छोटे होने के कारण क्या होते हैं, ये क्विकली डिफ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस ये कैसे मूव करते हैं आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। अब जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट व्हाट अबाउट लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स? तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऑल्सो आयन सच एज सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, ये भी पास नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके, क्योंकि इनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सो दीज मॉलिक्यूल्स पास थ्रू प्रोटीन चैनल। तो बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल्स कैसे पास करेंगे? प्रोटीन चैनल से। इंस्टेड डिफ्यूजन थ्रू दीज चैनल्स इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इस तरह से जो चैनल से होकर डिफ्यूज़ करेंगे, ऐसे ही डिफ्यूज़न को हम लोगों ने कहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इन्हें फैसिलिटी गेन है चैनल्स की, है ना, चैनल्स के थ्रू ये डिफ्यूज़ कर जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। Now movement of molecule is still passive just like ordinary diffusion, क्योंकि अभी भी इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। सो मूवमेंट चाहे वो सिंपली हो या फिर चैनल के थ्रू हो, ये क्या कहलाएगी? पैसिव डिफ्यूजन। ओनली द डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स गो थ्रू अ प्रोटीन चैनल इंस्टेड ऑफ पासिंग बिटवीन द फॉस्फोलिपिड। अब क्या है, हाउ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होती है? तो मॉलिक्यूल इज टू लार्ज और चार्ज टू डिफ्यूज ऑन इट्स ओन। क्या होता है यहाँ पर, या तो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े हैं या फिर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। नाउ कैन डिफ्यूज इफ देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल तभी पास कर सकेंगे जब वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल प्रोटीन है जिसे आप चैनल बोल रहे हो। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वह भी स्टॉप हो जाती है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल इनसाइड एंड आउटसाइड। इस स्लाइड में एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है जिसे आप देख सकते हो कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स है उसके थ्रू भी पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखो पार कर पा रहे हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी, जिसे चैनल फैसिलिटी आप कह सकते हो, चैनल फैसिलिटी गेन करने के बाद ही पार कर सकते हैं, क्योंकि चैनल थोड़ी वाइड है जिससे होकर ये बड़े मॉलिक्यूल्स आसानी से पास कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी रुक चुकी है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इन बोथ द साइड आर इक्वल, है ना। तो दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गए हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को ये गेन कर चुका है, इस वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी रुक जाएंगे। So we can define facilitated diffusion as the molecules will randomly move through the opening like pore by diffusion. This requires no energy. It is a passive process and molecules move from an area of higher concentration to the area of its lower concentration. In this schematic representation, it is more clear that how molecules cross the plasma membrane. Here you can see that molecules is too large or
चार्ज्ड टू डिफ्यूज़ ऑन इट्स ओन, या खुद से डिफ्यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि ये चार्ज्ड हैं। तो ऐसे में अगर इन्हें चैनल की फैसिलिटी मिलती है तो इट कैन डिफ्यूज़ इफ देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोटीन channel. In the next video, I will discuss osmosis. So thank you very much.